बांग्लादेश में इस समय राजनीतिक संकट अपने चरम पर है। यह संकट सरकार विरोधी प्रदर्शनों के कारण उत्पन्न हुआ है, जो अब हिंसक हो चुका है। स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और देश छोड़कर चली गई है। यह घटनाक्रम भारत के लिए भी चिंता का विषय बन सकता है, क्योंकि एक अस्थिर बांग्लादेश हमारे देश के कुछ हिस्सों में अस्थिरता को बढ़ा सकता है। नमस्कार, मैं निशा शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूँ गोल्डन हिंद पर। बांग्लादेश में पिछले 2 महीनों से आरक्षण विरोधी आंदोलन चल रहा था और इसी आंदोलन में तेजी आई और हिंसा भड़क उठी, जिसके चलते 24 घंटों में ही 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई और स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि ढाका की सड़कों पर करीब 4 लाख लोग उतर आए और भारी आगजनी और तोड़फोड़ कर दी। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री हाउस में घुस गए और शेख हसीना को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। सोमवार को 5 अगस्त प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक आपातकालीन यात्रा पर भारत का रुख किया। हसीना के भारत आगमन के बाद हिडन एयरवेज से उनका मिलिट्री प्लेन बिना उनकी उपस्थिति के बांग्लादेश वापस लौट गया। हसीना की इस यात्रा ने बांग्लादेश में उग्र विरोध प्रदर्शनों और हिंसा को लेकर चिंता बढ़ा दी। ढाका में प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास में घुसकर तोड़फोड़ और आगजनी की, जिससे 135 से अधिक लोगों की मौत की खबरें सामने आई। इस हिंसा के बीच बांग्लादेश की सेना ने अंतरिम सरकार बनाने की योजना बनाई है, जिसमें नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को प्रमुख सलाहकार बनाया गया है। वहीं भारत में बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश सीमा पर अपनी सुरक्षा बढ़ा दी है, जबकि एयर इंडिया और इंडिगो ने ढाका जाने वाली सभी फ्लाइट्स को रद्द कर दिया है। भारतीय सरकार ने बांग्लादेश संकट पर चर्चा के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर और अन्य प्रमुख नेता शामिल होंगे। आपको बता दें कि शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में स्थिति अभी भी अस्थिर है। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद प्रदर्शनकारी छात्रों ने राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन को संसद भंग करने के लिए अल्टीमेटम दे दिया है और इसी बीच बांग्लादेश के पड़ोसी देशों में भी इस संकट के प्रभाव को देखा जा रहा है, जहां भारत ने सुरक्षा अलर्ट बढ़ा दिया है और पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका, नेपाल और म्यांमार में भी स्थिति पर ध्यान दिया जा रहा है। आपको बता दें कि ये स्थिति श्रीलंका के हालात से काफी मिलती जुलती है, जहां 8 जुलाई 2022 को आर्थिक संकट के कारण राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को भी इस्तीफा देना पड़ा था। श्रीलंका में भी हजारों प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया था और राष्ट्रपति को भागने पर मजबूर कर दिया था। श्रीलंका की तरह ही बांग्लादेश में भी प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री हाउस पर कब्जा कर लिया और उनके इस्तीफे की मांग की। प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया और भारत पहुंच गई हैं। वही आपको बता दें कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की 15 साल की सत्ता एक छात्र आंदोलन की लहर में बह गई। इस आंदोलन के 3 प्रमुख चेहरे नाहिद इस्लाम, आसिफ महमूद और अबू बकर मजूमदार ने सत्ता को झकझोर दिया। आइए एक नजर इस पर भी डालते हैं कि आखिर कैसे हसीना की सरकार की विदाई की घड़ी आई। नाहिद इस्लाम ढाका यूनिवर्सिटी का एक प्रमुख छात्र नेता, आंदोलन का महत्वपूर्ण चेहरा था। 20 जुलाई को जब पुलिस ने उसे उठाया तो उसके गायब होने के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें नाहिद को बुरी हालत में दिखाया गया था, जहां 24 घंटे के बाद एक पुल के नीचे बेहोशी की हालत में नाहिद मिला। जहां नाहिद का दावा था कि उसे लोहे के रॉड से पीटा गया था, लेकिन एक बार फिर 26 जुलाई को उसे फिर से हिरासत में ले लिया गया, जहां इस बार सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया। वहीं नाहिद की पिटाई की खबर ने छात्रों को और भड़का दिया और प्रदर्शन को उग्र कर दिया। वहीं आसिफ महमूद ढाका यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज स्टडी के छात्र ने आरक्षण विरोधी आंदोलन में भाग लिया। 26 जुलाई को उसे भी हिरासत में लिया गया और उसे इलाज के दौरान भी हिरासत में रखा गया। आपको बता दें कि उसे बाकी लोगों की तरह ही इलाज के दौरान अस्पताल से हिरासत में लिया गया था। आसिफ की हिरासत के पीछे भी सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया था, जहां आसिफ और उसके साथियों को एक वीडियो बनाने के लिए मजबूर किया गया, जिसमें उन्होंने आंदोलन को वापस लेने की बात कही थी। आसिफ को एक इंजेक्शन भी दिया गया था, जिसमें वह कई दिनों तक बेहोश रहा, जहां 1 अगस्त को विरोध प्रदर्शन के बाद उसे वापस छोड़ा गया और 3 अगस्त को आसिफ ने एक फेसबुक पर पोस्ट करते हुए छात्रों से घर पर न रहने की अपील की और नजदीकी प्रदर्शनों में शामिल होने की अपील की थी। अबू बकर मजूमदार ढाका यूनिवर्सिटी का एक और छात्र जो कि भूगोल में स्टडी कर रहा था, इसने भी शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन किया। 5 जून को हाईकोर्ट के आरक्षण पर दिए गए फैसले के बाद वकर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन मूवमेंट की शुरुआत की। उसने स्वतंत्रता सेनानियों के रिश्तेदारों को सरकारी नौकरी में आरक्षण दिए जाने का जमकर विरोध किया था।
अबू को 19 जुलाई की शाम धान मंडी इलाके से कुछ लोग अपने साथ ले गए थे और उसी के बाद कई दिनों तक उसका कुछ भी पता नहीं चला था। 2 दिन बाद उसे सड़क किनारे जहां से उसे उठाया गया था वहीं वापस छोड़ दिया गया था। बाद में अबू ने मीडिया को यह बताया कि पुलिस ने उसे एक कमरे में बंद कर आंदोलन वापस लेने के लिए दबाव बना रही थी। जब उसने मना कर दिया तो उसके साथ मारपीट की गई। वहीं घायल अबू मजूमदार को धानमंडी के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 26 जुलाई को पुलिस ने उसे दोबारा हिरासत में ले लिया और शांति भंग के आरोप में रखा। भाई 5 जून 2024 को ढाका हाईकोर्ट ने पुराना कोटा सिस्टम बहाल करने का आदेश दे दिया, जिसमें सामान्य वर्ग के छात्रों में गुस्सा भड़क गया। शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों को राजाकार कहकर अपमानित किया, जिससे प्रदर्शन और उग्र हो गया। छात्रों ने राजाकार शब्द को सरकार के खिलाफ अपना हथियार बना लिया और सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाया। 25 जुलाई को शेख हसीना ने मेट्रो स्टेशन का दौरा किया और तोड़फोड़ देखकर आंसू भी बहाए, लेकिन 200 से अधिक छात्रों की मौत पर चुप्पी साधे रखी। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय पर कब्जा कर लिया और जिसने हसीना की सरकार को अस्थिर कर दिया और उनकी सत्ता का अंत कर दिया। और इसी तरह बांग्लादेश में एक छात्र आंदोलन ने 15 साल की सत्ता को हिला दिया और शेख हसीना की सरकार की विदाई कर दी। बांग्लादेश की आजादी के बाद 1971 में देश ने एक अनोखा कोटा सिस्टम लागू किया था। इस सिस्टम के तहत स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को 30% आरक्षण, पिछड़े जिलों को 40% और महिलाओं को 10% आरक्षण मिला। सामान्य छात्रों के लिए सिर्फ 20% सीटें बची। शुरू में ये सिस्टम विवादित था, लेकिन धीरे धीरे इसमें बदलाव हुआ। 1976 में पिछड़े जिलों के लिए आरक्षण 20% कर दिया गया, जिससे सामान्य छात्रों के लिए सीटें बढ़कर 40% हो गई। 1985 में ये आरक्षण और घटाकर 10% कर दिया गया और अल्पसंख्यकों के लिए 5% जोड़ा गया। इस बदलाव के बाद सामान्य छात्रों के लिए 45% सीटें हो गई। हालांकि 2009 में स्वतंत्रता सेनानियों के पोते पोतियों को भी आरक्षण मिलने लगा। इससे सामान्य छात्रों की नाराजगी बढ़ गई। 2012 में विकलांग छात्रों के लिए 1% कोटा जोड़कर कुल कोटा 56% कर दिया गया और इस दौरान सामान्य छात्रों के लिए केवल 44% सीटें ही बची। 2018 में छात्रों के प्रदर्शन के बाद हसीना सरकार ने कोटा सिस्टम को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया, लेकिन 5 जून 2024 को ढाका हाईकोर्ट ने पुरानी कोटा सिस्टम को बहाल करने का आदेश दे दिया, जिससे सामान्य वर्ग के छात्रों में गुस्सा भड़क गया और 14 जुलाई को प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों को राजाकार कहकर उन्हें अपमानित कर दिया। बांग्लादेश में राजाकार शब्द गद्दार के लिए इस्तेमाल होता है और इस बयान ने प्रदर्शनकारियों को और उकसा दिया और ढाका में विरोध हिंसक हो गया। छात्रों ने सरकारी टीवी में चैनलों में आग लगा दी और प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गया। हसीना के बयान ने प्रदर्शनकारियों की छवि को एक नया मोड़ दे दिया और उन्हें जनता के नायकों के रूप में पेश कर दिया। अब बात करेंगे कि आखिर राजाकार होते कौन थे। 1971 की जंग के दौरान पाकिस्तान समर्थक राजाकारों ने बांग्लादेश में दहशत फैलाने का काम किया, जहां 18 दिसंबर 1971 को ढाका के भारी इलाकों में 125 लाशें मिली थी। ये सभी लोग बांग्लादेश की जानी मानी हस्तियां थीं, जिन्हें राजाकारों ने बंधक बनाकर मार डाला था। इनका उद्देश्य भारतीय सेना को रोकना था, लेकिन जब पाकिस्तान ने हार मान ली तो राजाकारों ने सभी बंधकों को मौत के घाट उतार दिया था और इसी दौरान भारतीय सेना ने राजाकारों से ढाका के एक फैक्ट्री और मस्जिद को छुड़ाया था। फैक्ट्री के पास कई और लाशें मिली, जिन्हें गड्ढों में फेंक दिया गया था। भारतीय सेना की कार्रवाई में जिंदा बचे 2 राजाकारों ने 300 लोगों की हत्या की बात कबूल की। बांग्लादेश में राजाकार अब गद्दार के प्रतीक बन गए हैं, जिन्होंने अपनी ही धरती पर अपने ही लोगों का खून बहाया था। बांग्लादेश की आरक्षण राजनीति और शेख हसीना के विवादास्पद बयान ने देश की राजनीतिक परिदृश्य को ही बदल कर रख दिया। एक कोटा सिस्टम से शुरू होकर इसने एक व्यापक छात्र आंदोलन का रूप ले लिया, जिससे बांग्लादेश की सत्ता और धाराओं में हलचल मच गई। शेख हसीना के इस्तीफे और उनके भारत आगमन ने बांग्लादेश की राजनीति को एक नया मोड़ दे दिया है। अब देखना यह होगा कि आखिर बांग्लादेश का भविष्य कैसा होगा। यह संकट कितनी जल्दी आखिर समाप्त होता है।